बंगाल की बात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक खास गैंग तैयार हो रहा है। अब आप कहेंगे ये गैंग कौन सा तैयार हो रहा है? तो ये वही गैंग है जो हर चुनाव नतीजे के बाद, जो कोई भी चुनाव नतीजे आते हैं उसके बाद ये गैंग एक प्रकार से एक्टिव हो जाता है। और वो गैंग किस रूप में एक्टिव हो जाता है? वो या तो बीजेपी को कोसने के लिए एक्टिव हो जाता है या फिर चुनाव आयोग पर हार का ठिकरा फोड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। इस बार भी उस गैंग की लगभग लगभग तैयारी हो चुकी है क्योंकि कई सारे ट्वीट्स आने लगे हैं, कई सारे आप देखेंगे कि उनके बयान आने लगे हैं। उनका एकमात्र मकसद है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी की हार होती है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो वो बाद में कोसेंगे, सबसे पहले ठिकरा जो है वो चुनाव आयोग पर और ज्ञानेश कुमार पर फूटना तय माना जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कई सारे ट्वीट्स इस प्रकार से अभी सोशल मीडिया पर तेजी से अब वो वायरल भी हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है उस ट्वीट में कि अगर सब कुछ पारदर्शिता के साथ हुआ हो और चुनाव फेयर तरीके से कराया गया हो, कोई धांधली ना हुआ हो, तो ममता बनर्जी को कोई भी बंगाल में नहीं हरा सकता है। यानी कि अभी से ये तैयारी शुरू हो गई है कि अगर हार होती है तो उसको कैसे दूसरे रंग में रंगना है, ये अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसी सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हम ममता बनर्जी की बाइट भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को और वो क्या कह रही हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया, ये जो सोशल साइट्स पर जो चल रहे हैं और खास करके आप देखिएगा कि कल जब से एग्जिट पोल आए हैं, उसके एग्जिट पोल के आने के बाद, क्योंकि सभी एग्जिट पोल मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल में, एक दो को छोड़ दें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को जीतती हुई दिखाई गई है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और ममता बनर्जी की हार होती है तो ये गैंग जो एक्टिव है इनका ठिकरा क्या ज्ञानेश कुमार पर फूटेगा क्या? नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को। जी। 2011 से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, जीत रही है, तो क्या पहले उसका क्रेडिट वो चुनाव आयोग को देंगी? 50 साल तक कांग्रेस ने इस देश में अखंड राज किया, क्या वो इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को देंगे? क्योंकि ये जो रेड ग्रीन अलायंस है, लेफ्ट इकोसिस्टम है, ये बताया है कि मनोहर सिंह गिल, एमएस गिल इलेक्शन कमिश्नर भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, और ये पुरानी बात नहीं है, ये मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में रिसर्च कर ले लोग। बिल्कुल। क्या तो इस हिसाब से ज्ञानेश कुमार जी को अगर कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया तो भी विपक्ष कुछ नहीं बोल पाए। अगर उस समय उसको एमएस गिल स्वीकार था तो आज ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं स्वीकार? और बहुत से ऐसे लिस्ट, चीफ जस्टिस तक मामला जाता है बिना लॉ के डिग्री के भी। हाँ, इसी देश में चीफ जस्टिस भी बनाए गए हैं। इसी देश में कांग्रेस ने चीफ जस्टिस भी बनाया, वो भी सीनियरिटी को इग्नोर करके। तो देखिए, ममता बनर्जी पहले ये क्रेडिट तो दें कि चुनाव आयोग ने 50 साल में एक ऐसा चुनाव कराया पश्चिम बंगाल में जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। और क्या इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? हमने पिछले बार कवर किया था प्रवीण जी, लगता नहीं था कि पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में लगता था घट रही थी, कोई संविधान नहीं, कोई संवैधानिक संस्था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। तो अगर ऐसा हो तो जितने भी राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां विपक्ष का नाम लेवा नहीं बचेगा। अगर ममता बनर्जी वाला शासन बीजेपी लागू कर दे, ममता मॉडल, उसको ममता मॉडल ना कहें, निर्ममता मॉडल कहें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं विपक्षी दल नहीं बचेंगे जहां भाजपा शासित राज्य है।
बड़े नेता नहीं बचेंगे, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है 500 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, इज्जत गंवाई है। बीजेपी कार्यकर्ता की बात करो, समर्थकों की तो आप काउंटलेस है। अब कहेंगे कहीं एफआईआर ही नहीं होता तो 50,000 लोग असम में क्यों भागे थे 21 के बाद? क्या आरजेडी समर्थकों को बिहार में भागना पड़ा नतीजों के बाद? क्या सपा समर्थकों को यूपी छोड़ के भागना पड़ा? तो ममता बनर्जी के राज में ये सबने देखा है ना कि लोग भाग के असम चले गए। यहां तक कि जिन मुस्लिमों ने इस बार हुमायूं कबीर पर हमला हुआ वो कौन है? वो बीजेपी समर्थक है। कांग्रेस का एक 43 साल का कार्यकर्ता आसनसोल में बेरहमी से जिसकी हत्या हुई, उसके मासूम बच्चों के आगे क्या ये यही लोकतंत्र है? और इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस के नेता, झारखंड में कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो भावुक पोस्ट किया था और उनके परिवार से मिले थे, तो उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? कहीं भी देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या? एक प्रकार से संजीव जी ये माना जाए कि जिस प्रकार से खास करके बंगाल पुलिस, छोड़िए केंद्रीय रिजर्व पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, इस सबको छोड़िए, जिस प्रकार से कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो बंगाल पुलिस है वो, उनको भी क्या ये आभास हो चुका है कि सरकार पूरी तरह से बदलने जा रही है और अब उनका जो रवैया है वो बिल्कुल ही बदला बदला सा नजर आ रहा है? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एहसास तो होगा। भवानीपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका भाई जो है चेयर पे बैठा है बीच रोड पे। अपने को भद्र लोग कहने वाला समाज, इतने साल से सत्ता में रहने वाला समाज, और वो बैठा है और पुलिस ने उसको एक डंडा भी मारा है। और आज लोग बहुत सारे कहते हैं गोदी मीडिया, बंगाल की मीडिया दीदी मीडिया है, वो खबर नहीं छापा गया। किसी ने बहुत छोटे से बॉक्स में दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, और बड़ा सा क्या है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहां पीटा वहां पीटा, ऐसा किया वैसा किया, इसके वजह से ये हो गया। 92-93%, 92.60 के आसपास शायद लास्ट अपडेट था चुनाव आयोग का सेकेंड फेज में, 93% फर्स्ट फेज में। क्या इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को नहीं जाना चाहिए? कहीं बम नहीं फटा पूरे बंगाल में दोनों चरण में, या एक आध जगह छुटपुट हिंसा हुई? इसकी कोई दीदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करता, बांग्ला मीडिया इसकी। और पता है क्या कह रहा है? आप हैरान रह जाएंगे। मैंने सुबह के वहां पे देखे, टेलीग्राफ जो अपने को बहुत प्रतिष्ठित अखबार अपने को मानता है और लेफ्ट इकोसिस्टम का सरताज है टेलीग्राफ, उसने छापा है कि ऐसा शांतिपूर्ण चुनाव और ज्यादा मतदान तो उत्तर कोरिया और रसिया में भी होता है। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर कोरिया और रसिया में होता है, वहां तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, एक बात। लेकिन वहां जो चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष के पक्ष में ही वोट पड़ता है। बंगाल में सत्ता पक्ष में कौन बैठा है? कौन बैठा है बंगाल में? अगर आप कह रहे हो कि, तो आपने बंगाल को रसिया उत्तर कोरिया अपने मुंह से घोषित किया है ना। विपक्ष तो वहां बीजेपी तो तानाशाह नहीं है। आपकी नजर में तानाशाह कौन होना चाहिए? ममता बनर्जी तो है। जब आप कह रहे हो कि रसिया, इसके अलावा आप देखिए ये जो छाती पीटने वाला गैंग जो है, ये जो एक्टिव हो गया है, ये छाती पीटने वाला गैंग हर चुनाव में इसी प्रकार से एक्टिव क्यों हो जाता है? और अगर अभी तो 5 राज्य के चुनाव है, कोई एक राज्य बंगाल तो है नहीं कि बंगाल के ही सिर्फ चुनाव है। कुछ लोगों, कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मैं कई पोस्ट को पढ़ रहा था, उसमें यह है कि कुछ तो वो बीजेपी की एक तरफ आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मान लिया जाए कुछ अलग तरीके से, यानी कि अलग तरीके का मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर कुछ उसमें मैनिपुलेशन करने का भी हो तो वो दूसरे राज्यों में भी, तो तमिलनाडु में भी कर सकती है, केरल में भी कर सकती है। वो सिर्फ बंगाल में ही करेगी क्या? क्या सिर्फ बंगाल को जीत लेना है, तमिलनाडु को और केरल को छोड़ देना है?
ये जो तर्क है, इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने उस पूरे इकोसिस्टम को, उसके वन साइडेड सेकुलरिज्म को, वन साइडेड लिबरलिज्म को नकार दिया है। हर जगह नकार दिया। वही सिस्टम चर्चा क्यों नहीं करता है कि हिमाचल में ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी 30% काट दी गई, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी 50% काट दी गई है। तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस में हिमाचल क्यों आया, इस पर वो सिस्टम क्यों नहीं चर्चा करता है? मैं ये कह रहा हूं, यही सिस्टम तब क्यों मौन था जब खेला होबे का गाना बजा बजा कर गांव से लेकर शहर तक में उत्पात मचाया गया। चुन चुन के विपक्षी दलों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बंगाल में निशाना बनाया गया। और वो दास बेचारे दलित समाज के थे जिसको मारा गया। एक दीपू दास को बांग्लादेश में मारा गया था और वो हरिदास थे जिसको पश्चिम बंगाल में मारा गया था। तब क्यों चुप्पी थी? बेलाडांगा पर क्यों चुप्पी थी? बेलाडांगा वाले घटना पे क्यों चुप्पी थी? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। इधर ही तो दंगा हुआ, ओपनली दंगा हुआ और दंगाई अपने कपड़ों से पहचाने जा रहे थे। और फिरहाद हकीम जो बॉबी है, जिसको सेकुलरिज्म का प्रतीक बताती है ममता दीदी, उसके बयान आप देखिए। वो बयान क्या कहता है कि हमारी आबादी बढ़ेगी तो हम यहां शरिया लॉ लागू करेंगे। उसका बयान है, सार्वजनिक बयान है, शरिया लॉ लागू करेंगे, इस्लामी शासन लागू करेंगे। ये उसका बयान, ये वहां सेकुलरिज्म का चेहरा है फिरहाद हकीम।